वो क्या जीवन बावरे जामे है अंधियार, तम शो मां ज्योतिर्गमय पावन मंत्र उच्चार। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वयम राष्ट्रीय जागरायाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत करने वाले पुरोहित। अग्नि मूले पुरोहिताम, ये सारे जो वाक्य है ना, मंत्र है, किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में नहीं है। विश्व यानी सनातन धर्म की आधारशिला वेदों में है, और हम उसी वेदों के ज्ञाता हैं। आइए पुनः एक बार, भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करने का राजपूत समाज सामर्थ्य रखता है, इसीलिए आगाज हुआ है राजपुरोहित युवा शिखर सम्मेलन। और पहला सम्मेलन मुंबई में होने जा रहा है। आज हमारे बीच में, आज सुबह में मीडिया हाउस के न्यूज रूम स्टूडियो में वरिष्ठ समाज सेवी एवं भवन निर्माता श्रीमान बाबू सिंह जी राजपूत पराकिया पधारे हैं। मैं सीधा उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। वो अपनी बात समाज के नाम, अपनी बात शिखर सम्मेलन के लिए, अपनी बात शैक्षणिक दृष्टि से बात करेंगे, अपनी बात अपनी यायावरी की बात करेंगे, राजपूत समाज के बढ़ते कद की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। ये सारे विषय मैंने आपके समक्ष उनको अब दे दिए हैं, वो सीधी बात करेंगे। इसी के साथ कहूंगा कि भरा नहीं जो भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं पत्थर हैं जिसमें समाज के प्रति प्यार नहीं। आइए उस प्यार की गंगा का शुभारंभ करते हैं हम। आदरणीय विशन सिंह जी साहब, एसएस न्यूज़ के संपादक साहब, और आप जो है समाज के बारे में चिंतन रखते हैं, सोचते हैं, उसके लिए कुछ कर गुजरने की आपके मन में तमन्ना है। पहले भी कई बार आपने कोई विषय लेके समाज के अंदर न्यूज़ के रूप में जन जन तक पहुंचाया है, और इसी कारण समाज जागृत हुआ है। मैं आपकी इस बात से विशेष प्रभावित हूँ कि आपने मातृशक्ति का सम्मेलन किया, अभी आप युवा शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं, और बम्बई में आपने करने का तय किया है। मेरा भी आपको पूरा समर्थन रहेगा और आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। मेरा सोचने का मतलब ये है कि जो राजपुरोहित समाज किसी ज़माने में खेतियर समाज था, खेती करने वाला समाज, जब वो यहाँ बम्बई में आए थे, शुरुआत के दिनों में उनके पास शिक्षा नहीं थी, इधर आके जैसे भी होटलों में काम किया, कहीं भी काम किया और उसी होटल के मालिक बन गए, ये उनका परिश्रम था। और उसके बाद जब मेरा आना हुआ, मैं करीबन राजपुरोहित समाज के यहाँ आने के 40 साल बाद बम्बई में पहुँचा हूँ। लोग यहाँ पर 1945 में आ गए थे, कुछ लोग 1955 में आ गए, 65 में आ गए, 75 में आ गए, मैं आया 84-85 में। तो उस समय यहाँ पर अपनी 8-10 होटलें थी, और उनका सबका प्रेम भाव ऐसा था कि जब भी कोई व्यक्ति बम्बई में आता था तो वो वेलकम करते थे उसका। और यहाँ रहने की व्यवस्था बिल्कुल थी नहीं, कुछ परिवार यहाँ रहते थे। लेकिन हमने जब यहाँ पर अलग जगाई कि राजपुरोहित समाज में एक काम, मैं जब अध्यापन का कार्य समाप्त करके बम्बई आया तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं मेरे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाकी करने की बजाय समाज को जागृत करना और अधिक से अधिक वो व्यावसायिक रूप से उन्नत हो, अधिक से अधिक शक्तिशाली समाज बने, इस विषय में हमने सोचा। तो हमने पॉलिटिक्स में भी कदम रखवाया, लोगों को आगे बढ़ाया उनको, और व्यापार धंधों में भी हमने लोगों को सपोर्ट किया। और समय समय पे साल में 3-3 मीटिंगें हम करते थे, एक एक के घर जाते थे, उनको उत्साहित करते थे। और आज समय जो आया है, ये 30-40 साल के बाद, आज की स्थिति में पूरे बम्बई में जो 35,000 राजपुरोहित समाज के लोग रहते हैं, उसमें 15,000 राजपुरोहित समाज के प्रतिष्ठान हैं। और ये अपने लिए बहुत शक्तिशाली विषय है कि हर व्यक्ति के पास छोटी मोटी दुकान है। हमारा पहला विषय रहता था मेहनत, मेहनत और मेहनत ही रंग लाती है। कड़ी मेहनत से हम आगे बढ़े, और उसका सभी लोगों ने पालन किया। सब अपने अपने क्षेत्र में बढ़े, कोई कॉस्मेटिक आइटम में बढ़ा, कोई बैग के अंदर बढ़ा, कोई कपड़े में बढ़ा। आज तीसरा भोईवाड़ा में कम से कम 180 दुकानें पुरोहितों की है। इससे कम बात क्या हो सकती है।
सन सिटी में चले जाओ, वहाँ पर कम से कम 400 दुकानें राजपुरोहित समाज की है। और इस प्रकार से मैंने देखा दूर दराज, भवन निर्माता में हो, प्लास्टिक के जो ये फाइबर के मामले में हो, राजपुरोहित समाज का कोई मुकाबला नहीं है। और हमने ये देखा है कि हमारे लोगों ने भी जैसा जैसा हमने कहा, उन्होंने हमें समर्थन दिया, उन्होंने तन मन धन से समाज की सेवा की। इसीलिए आज समाज की 3-3 स्थान बंबई में बन गए। जहाँ एक स्थान नहीं था, उसके लिए वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे। खेतेश्वर आश्रम भायंदर, काशीमीरा, खेतेश्वर मंदिर घनसोली और श्री गुरु सेवा संस्थान का यहाँ पर अपने लालबाग काला चौकी में, इस प्रकार से 3 स्थान राजपुरोहित समाज के बन गए। भिवंडी में भी कुछ हमारे बंधुओं ने एक प्लॉट समाज के नाम पे लिया। और मैं चाहता हूँ कि जैसे चौधरी समाज की वडेरे 150 से 200 है बंबई में, तो हम इतना तो नहीं, लेकिन कम से कम 50 ऐसे स्थान राजपुरोहित समाज के होने चाहिए। क्योंकि राजपुरोहित समाज चर्च गेट से लेकर के विरार तक और पालघर तक, वीटी से लेकर कल्याण तक और बदलापुर तक फैला हुआ है। तो ये सभी एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थान बनने चाहिए और उससे उनका एक केंद्रीकरण ऑफिस हो। तो वहाँ से क्या है, जैसे ही किसी को कोई तकलीफ हुई तो हमारे समाज के लोगों को हम सहायता पहुँचा सके, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ये इतना बड़ा महानगर है कि कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी समाज के निर्धन व्यक्ति पे आपत्ति भी आ जाती है, कोई मेडिकल के कारण वंचित रह जाता है, हॉस्पिटल में गए, बिल देने का पैसा नहीं है, डेथ हो गई, बॉडी को गांव पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे समय में ये केंद्र काम करे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी आज की तारीख में राजपुरोहित समाज एक आधा सक्षम समाज है। आधा समाज अभी भी उस सीमा रेखा से नीचे है, उनको भी आगे लाना है। और हमारा समाज ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटा समाज है। पूरे देश में 30-35 लाख राजपुरोहित समाज है के लोग हैं, तो 30-35 लाख पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में बहुत कम है। मेरा ये दावा है कि अल्पसंख्यक में तो हमको लेना चाहिए, जबकि ऐसी कोई आवाज़ आज दिन तक उठी नहीं। हमारे जागीरदारों में एक भावना रहती है, हम जागीरदार हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम देते हैं। अरे आप देते थे, देते हो, बट अब कुछ मांगने की भी स्थिति रखो। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम अल्पसंख्यक के अंदर आएंगे तो हमारे लिए भी एक व्यवस्था होगी। आज सारे समाजों को आरक्षण है, खाली राजपुरोहितों ने या राजपूतों ने क्या गुनाह किया है कि उनको ये कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। और सरकार चाहे कोई भी आए, संविधान को बदलने की ताकत जब तक सरकार में नहीं है तब तक वो कोई नया फैसला ले नहीं सकते। अब पूरे देश के अंदर ऐसी वातावरण है कि हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी नहीं, हमारे समाज का व्यक्ति धंधा करना चाहता है तो पैसे नहीं। तो हमने खेतेश्वर आश्रम में एक मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया कि जब तक मुंबई में हम इस खेतेश्वर आश्रम में एक अच्छा शिक्षालय नहीं बनावे, एक हॉस्टल का निर्माण नहीं करें, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे और हम बाहर के लोगों की चिंता तब तक स्थगित रखेंगे, उसके बाद करेंगे। दूसरा प्रस्ताव हमने उस मीटिंग में ये लिया कि एक बिजनेसमैनों की मीटिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास अति पैसा है, कुछ लोगों के पास हुनर है लेकिन पैसा नहीं है, वो धंधा करना चाहते, तो हम उनको जोड़ेंगे और पैसे वाला पैसे लगाए, मेहनत वाला मेहनत करे और उन दोनों का फायदा हो। और इस तरह से हम समाज के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 परिवारों को 2 साल में हम संबल बना सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये 2 थीम लेके हम चल रहे हैं। कई बार लोगों में क्या होता है, कोई काम करता है तो एक होता है, नेचुरल है, ईर्ष्या भी हो सकती है, द्वेष भी हो सकता है। लेकिन मैं सारे समाज बंधुओं से एक ही निवेदन करूंगा कि ये छोटी मोटी बातें भूल जाइए। अभी आज की तारीख में वयम पुरोहिताय नमः ऐसी स्थिति बना दो कि हम पुरोहित समाज के आगे नतमस्तक हैं और पुरोहित समाज को हमें आगे ले जाना है, क्योंकि ये हिंदुत्व की सबसे अग्रिम पंक्ति है। अगर हम मजबूत हैं तो पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज मजबूत होगा, और हम ही कमजोर हो गए तो बेचारे वो नीचे वाले जाएंगे कहाँ? वो जो सामान्य परिवार है वो कहाँ जाएंगे? मेरे कहने का मतलब इतना ही है। इसलिए समाज के लोगों को जागृत होना चाहिए और समाज के लोगों को एक ट्राई और करनी चाहिए। बम्बई एक अच्छा एजुकेशनल सेंटर भी है,
या IIT की कॉलेज है, या मेडिकल कॉलेज है, या टेक्नोलॉजी की सारी कॉलेजें यहाँ हैं। तो हम चाहते हैं कि कोचिंग क्लासेस भी ऐसे सेंटर से चले जहाँ पूरे भारत भर के पुरोहित आते हैं, और अपने अपने रिश्तेदार तो अपने घरों में रुक जाएंगे, लेकिन वो भी कितने समय तक। हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन का सेंटर बने ये बम्बई, और यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, महीने में अगर वो 10 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, लाख रुपये कमाते हैं, करोड़ रुपये कमाते हैं, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि 5% मेरी कमाई का मैं समाज के नाम पे दूंगा। उस दिन समाज की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अब आप कहोगे कैसे? आज लड़कों की, लड़कियों की सब समस्या है। तो विशन सिंह जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये शिखर सम्मेलन में ये विषय भी लेना चाहिए, और इस विषय को भी ब्रॉड लेवल पे लेना चाहिए। आज युवा समझदार है, आज युवतियाँ समझदार है, पढ़ाई के अंदर कोई पीछे नहीं है, लेकिन संस्कारों की थोड़ी कमी है। वो संस्कार उनमें जागृत होना चाहिए। मैं आपको एक जैन समाज का उदाहरण दूंगा। हर गली में जैन मंदिर है, हजारों सन्यासी उनके लिए निकले हुए हैं, और कितना ही बड़ा पैसे वाला होगा, सन्यासी के सामने जाके समर्पण करता है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे जैन मुनि जो 50-50 करोड़ के विश्वविद्यालय बना रहे हैं, और वो दहीसर से आगे एक जमीन ली हुई है। मैं उनके वहाँ गया था, चंद्रानंद स्वामी के वहाँ। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमें भी समाज के बारे में इस रूप में सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कौन काम कर रहा है ये भूल जाओ, समाज आगे बढ़ रहा है ना, इट्स ओके। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। अगर हम ये सोचने जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं वहाँ हूँ जहाँ समाज की प्रगति होती है। समाज का व्यक्ति अगर कोई ऑफिसर बन के आता है तो हमें हद से ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। समाज का व्यक्ति अगर कोई बड़ी दुकान का उद्घाटन कर रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए। समाज का व्यक्ति अगर कहीं तकलीफ में आया है तो उसके वहाँ अपने को, खुद को अपने साधन से जाकर के उसको मदद करने का कहना चाहिए। जो जितनी मदद लेना चाहे उसको देने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह एक साधु बन जाओ, लेकिन आप इतना तो है ना कि 5%, मैंने बहुत बड़े नेताओं के साथ में रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 5% अपने परिवार और अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। 95% भले ही देश के बारे में सोचो, भले ही राज्य के बारे में सोचो, सरकार के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, बट ये 5% आपको सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये समाज जो है आने वाले 10 सालों में, मैंने देखा है, मुझे यहाँ आए हुए 38 साल हुए हैं, और इस 38 साल में जो समाज ने प्रोग्रेस की है वो अभूतपूर्व है। इतनी प्रोग्रेस किसी समाज की नहीं हुई है। हालांकि हमारे से पीछे भी कई समाज आके उन्होंने प्रयत्न किया है, लेकिन जो प्रगति अपनी हुई है उसमें साधु संतों का आशीर्वाद भी है, भगवान का भी आशीर्वाद है। और हमने देखा है, एक विषय और है कि हम गाँव में जाके इतने अरबों रुपए डाल के मंदिर बनाते हैं, इतने रुपए डाल के हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। वो सब बात ठीक है, उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। हम कहते हैं आप वहाँ भी करो, लेकिन एजुकेशन के नाम पे बम्बई जैसे स्थान पे एक सेंटर खड़ा करने के लिए हमें खाली 5% की ज़रूरत है। आपने अगर सबने तन मन धन से अगर इसमें सहयोग दिया तो मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर ये सारे आपके सपने साकार हो जाएंगे, और आने वाले समय में हम कहेंगे कि हमें जयपुर और दिल्ली तो क्या, हम बम्बई से भी IAS और IPS बना के भेजेंगे। और ऐसा ही जैसे जीतो का संगठन हुआ है जैन समाज का, इसी तर्ज पे एक राजपुरोहितों का भी संगठन बनना चाहिए। अब उसमें कौन रहे कौन नहीं रहे वो विषय नहीं है। हम अगर सब मदद करेंगे, 5 लोग उसमें रखिए, और ये सारी कल्पनाओं को साकार करने के लिए आप तन मन धन से तैयार रहिए। अपने राजस्थान में भी 20-22 हॉस्टल बने हुए हैं राजपुरोहित समाज के, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, लेकिन अब उनका समन्वय करके एक व्यवस्था बिठाने की जरूरत है। जैसे आनंद जी की पेढ़ी थी, जैन मंदिरों का सब कारोबार वो चलाते थे। नहीं तो अभी क्या हुआ, भवन बन गया, मंदिर बन गया, पुजारी नहीं है, क्या करेंगे? ये बहुत ही एक माइनस पॉइंट है अपना, और इसको ठीक करने के लिए साधु संतों को भी आगे आना चाहिए और समाज के प्रबुद्ध लोगों को मिलकर के ये व्यवस्था बनानी चाहिए। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन शुरुआत कैसे करनी चाहिए ये भी राजपुरोहित समाज को आया ही नहीं। राजपुरोहित समाज के कई लोगों को नेतृत्व का भार सौंपा, पार्टियों ने भी सौंपा, नहीं सौंपा ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुए।
वो बनने के बाद वो समाज के नाम पे जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, या कुछ भी समझो समाज उनसे कोई फायदा नहीं ले पाया। तो अभी विषय कैसा है कि जैसे कहीं हमारा नाम नहीं आया, कहीं हमें पद नहीं मिला, उसको लेकर के भ्रांति फैलाने का कोई विषय नहीं है। आप पार्टियों में काम करते रहो, अनवरत काम करते रहो, ऑटोमेटिक आपको पार्टी पूछेगी कि आपकी क्या इच्छा है, आप कहाँ रहना चाहते हो, और आपको वो पद मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे लोग थोड़े दिन तो दौड़ते हैं, फिर खरगोश की तरह सो जाते हैं, और कछुए की चाल चलने वाले आगे चले जाते हैं, और आप देखते रह जाते हो। तो ये राजपुरोहित समाज का एक बड़ा माइनस पॉइंट है। और अभी भी आज भी जो कहते हैं ना, हमें 2 टिकट दो, 3 टिकट दो, 4 टिकट दो, अरे मैं ये नहीं कहता, पार्टी जिसे उचित समझे उसको टिकट दे, हमारे भी 2 बंदे हैं, उनका ध्यान रखें, ये विषय कह सकते हैं। और विषय कैसा है कि अभी राजस्थान की राजनीति के बारे में बताऊंगा कि वहाँ हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 22 एमएलए की सीटें जो है विधानसभा क्षेत्र, उसको इफेक्ट करती है। हम चाहे जिता नहीं सकते, लेकिन हरा तो सकते हैं। और नेगेटिव पॉलिटिक्स भी चलती है, उसके बिना कोई महत्व नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, और उसके आधार पे ही सही। लेकिन हमको ये करना पड़ेगा कि पहले तो हम हमारा घर ठीक कर ले। एक व्यक्ति ने जहाँ से टिकट मांगा वहाँ दूसरा नहीं मांगे, थोड़ा सब्र करे, हो सकता है 5 साल के बाद उसका नंबर आए, या वो ऐसा काम करके बताए कि पार्टी का उसमें विश्वास हो, तो वो जीत के जाएगा। और जीत के जाने के बाद भी समाज का उस पर दबाव हो। नहीं तो होता क्या है, जीतने के बाद उसको लगता है क्या है, मैं तो 5 साल के लिए बन गया, अभी इनकी क्या ज़रूरत है। तो ऐसा जो सोचने वाले लोग हैं ना, उसके कारण समाज 50 साल पीछे चला जाता है। अब सारे सामाजिक रबारी भी मीटिंग कर रहे हैं, चौधरी भी मीटिंग कर रहे हैं, जणवा और खालडिया भी मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि राजनीति के मामले में जैन समाज की कोई मीटिंग हुई? ये बहुत ही वंडरफुल केस है, कोई मीटिंग नहीं करते हो। तो भी आज उनके गवर्नर हैं, उनके 5-5 एमपी हैं, सेंटर में मिनिस्टर हैं, स्टेटों में मिनिस्टर हैं। क्यों है? कि वो पार्टी के लिए लॉयल है और वो समाज का भी काम करते हैं। एक जैन साधु के साथ कुछ हो जाए, सारी दुनिया सड़कों पे उतर जाती है। मैं एक्चुअल में आपसे यही बताना चाहता हूं कि राजपुरोहित समाज को टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि राजपुरोहित समाज वो समाज है जो राजाओं का राज तिलक करता था। जिसका तिलक कर दिया वो राजा होता था, नहीं किया वो कुर्सी से नीचे उतरता था। तो जो इतनी पावरफुल पोस्ट पे जो लोग थे, वही जिन्स आप में और मेरे में है। समाज के अंदर वो जिन्स आज भी मौजूद है। तो जब विषम परिस्थितियां आएगी तो समाज के लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बुला के आपको कुर्सी देंगे कि आप इस कुर्सी के लायक हो, यहां पर बैठिए। आज जैसे आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो राजनीति में नहीं है, सांस्कृतिक सनातन सब संगठन है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो कैसे निर्मित और व्यक्तित्व वाले लोगों को, जो निर्माण किया व्यक्ति का, उनको वो आगे लेते हैं और अपने आप लेते हैं। हमने सुना ही नहीं होगा कि वो शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह ना, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कहाँ राजनीति में था भाई? वो तो आरएसएस का एक सिपाही था, बॉर्डर पे काम करता था। जब कहा पार्टी वालों ने कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, तो उठा के दे दिया। आज वो सेंटर में मिनिस्टर है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कलेक्टर की पोस्ट से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके रेलवे मिनिस्टर बना है हिंदुस्तान का। उस समाज के लोग कितने हैं? एक गांव में 2-3 घर संतों के होते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की कैबिनेट में मोदी के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी क्वालिटी और अपनी शक्ति को इतना बढ़ाओ कि वो लोग आपको पूछे कि आपको कहां पर जाना है, फिर आप चयन करो कि नहीं मैं यहां नहीं आऊंगा, यहां जाऊंगा। तो ये तो व्यक्ति के काम पे डिपेंड है ना, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम तो शुरू से समाज को आगे लाने के लिए कईयों को लड़ाते रहे। हमने पूरे राजस्थान का दौरा किया, तब भी हमने कहा कि वार्ड पंच लड़ो, सरपंच लड़ो, प्रधान बनो। उस समय हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ पुरोहित बहुल एरिया है, वहाँ भी सरपंच अपने नहीं थे।
लेकिन मैंने देखा उसके बाद जालोर और सिरोही में बहुत क्रांति आई, वहाँ जिला प्रमुख तक पुरोहित बने। पाली में भी बहुत क्रांति आई, पहला एमएलए पाली में सुमेरपुर से बना। ये कोई कम बात नहीं है, 42 साल के बाद, और उस समय में जो तत्कालीन सांसद थे उनकी कृपा से बना वो, क्योंकि उस व्यक्ति को राजपुरोहितों पे भरोसा था। अभी आज की तारीख में जो भी जिस पार्टी में है, हमारा ये कहना नहीं है कि आप इस पार्टी में रहो उस पार्टी में रहो, लेकिन समाज का हित उसमें है कि जहां हो वहां स्थिर रहो और इतना काम करो कि सूर्य कब अस्त होता है और कब उदय होता है उसकी परवाह न करो। उसके लिए मोदी को लक्ष्य रखो। अरे जो आदमी रात को 3-4 बजे सोता है और 6 बजे उठ के G20 के सम्मेलन में जाता है, तो आप भी मोदी से क्या कम हो? इंसान आप भी हो और आपके संस्कार भी उसके जैसे ही है, कोई कम नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आज राजस्थान की राजनीति में आपको छाना है तो और मेहनत की जरूरत है, और जिस किसी को भी टिकट मिले, मैं ये नहीं कहता वो कहां से लड़ रहा है क्या लड़ रहा है, उसके लिए आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली रात को सपने में भी उसको जिताने की सोचो, उसके नेगेटिव मत जाओ। कई लोगों को क्या होता है, टिकट मांगने के लिए 10 आते हैं, जनतंत्र है, लेकिन जब एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग विड्रॉ कर लो। लेकिन जनरली क्या होता है, अपने में ईगो टकराता है, उसका कैसे हो गया, उसमें तो ये योग्यता नहीं थी, वो अरे भाई नहीं थी लेकिन पार्टी को लगा वो योग्य है, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और रहा बंबई का सवाल, तो जब हम गुजरात के अंदर हर सिटी में एक एक कॉरपोरेटर बनाते हैं राजपुरोहित को, 14 लोगों को टिकट दिए गुजरात में, चाहे वो अंकलेश्वर हो, बड़ौदा हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, और भी बहुत सारे सिटी है वहाँ, और 14 में से 14 ही लोग जीत के आए, यानी हर नगर पालिका में अपना एक प्रतिनिधित्व है। ये कोई कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है, जबकि वहाँ समाज के लोग कितने हैं। और एक बात मान के चलो, जाति के हिसाब से कुछ नहीं होता है, हमें केवल अपना एक मन शांत करना है, सर्व समाज को लिए साथ में विश्वास में लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, तो हमें भी ये कहना चाहिए कि हम राजपुरोहित है। राजपुरोहित का मतलब क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाला, दूसरे के सुख दुख में काम आने वाला, दूसरे को मदद करने वाला, वही राजपुरोहित है, और वो समाज का नेतृत्व करने वाला है। क्यों कि पहले भी राजाओं की परंपरा में, आज से नहीं, गुरु वशिष्ठ से लगा के, गुरु विश्वामित्र से लगा के, और कंटिन्यू वो ऋषियों की परंपरा चली आई है। अभी की सरकारें जनतंत्र में वो विषय भूल गई थी, लेकिन अभी वापस उनको याद आ गया है, और आने वाला समय ब्राह्मणत्व का होगा, हिंदुत्व का होगा और राजपुरोहित समाज का होगा। ये मेरा